फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 एसएसटी की जो बुक है उसका हम 20वां चैप्टर कवर करेंगे और चैप्टर का नाम है दोस्तों मौर्य एवं गुप्तकालीन भारत। आज के इस चैप्टर में हम दोस्तों जो मौर्यकालीन जो भारत है और गुप्तकालीन जो भारत है उन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य की बात अपन सबसे पहले करें तो देखिएगा, मौर्य जो काल था दोस्तों वो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक रहा। हम यूं कह सकते हैं कि जो मौर्य जो वंश था दोस्तों वो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व तक उनका शासन रहा दोस्तों। ठीक है, इस काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे महान एवं शक्तिशाली शासक हुए। दोस्तों, जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश में जो तीन महान शासक हुए हैं जिसमें हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात अपन करेंगे, फिर इसके बाद में उसका पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक की हम चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिएगा, चंद्रगुप्त जो मौर्य था, इस चंद्रगुप्त मौर्य जो घनानंद जो था नंदवंश का शासक, उसकी समाप्ति के बाद में जो चाणक्य है, चाणक्य उसको तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाकर उसको शिक्षा दीक्षा दिलाते हैं। फिर बाद में दोस्तों ये मौर्य वंश का एक संस्थापक बनता है दोस्तों। फिर उसके बाद में दोस्तों जो चंद्रगुप्त मौर्य है अपने पुत्र बिंदुसार, ठीक है, यानी कि बिंदुसार को दोस्तों अपने जीते जी उन्होंने बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते रहे और दोस्तों भद्रबाहु के साथ फिर श्रवण बेलगोला में जाकर यानी कि सल्लेखना विधि के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों 12 वर्ष तक मगध के अंदर लगातार अकाल पड़ता है और अकाल का अकाल से लड़ नहीं पाते हैं दोस्तों, यानी कि अकाल को समाप्त नहीं कर पाते हैं। तब वो जाके यानी कि बिंदुसार को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके श्रवणबेलगोला यानी कि जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दोस्तों श्रवणबेलगोला ब्रह्मगिरी की पहाड़ी में दोस्तों सल्लेखना विधि के माध्यम से अपने प्राणों को त्याग देते हैं। देखिए दोस्तों, जब चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को जब उत्तराधिकारी घोषित करते हैं तो इस बिंदुसार का एक नाम होता है सिंहसेन, ठीक है। तो याद रखिएगा, सिंहसेन इसका नाम रहता है बिंदुसार का, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिंदुसार के पश्चात उसका जो पुत्र है दोस्तों सम्राट अशोक के शासक बनते हैं और दोस्तों सम्राट हमारे भारत का ये राष्ट्रीय सम्राट भी इसको घोषित किया गया है। क्योंकि आपको पता है कि 261 ईसा पूर्व में दोस्तों उसने कलिंग का युद्ध करते हैं और कलिंग के युद्ध के पश्चात दोस्तों वो इस युद्ध नीति यानी युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति का वो अनुसरण करते हैं और एक नारा देते हैं, जियो और जीने दो का नारा देते हैं दोस्तों। तो हम इन तीन शासकों के बारे में चर्चा करेंगे, इसके बाद हम फिर दोस्तों जो गुप्त काल है उस गुप्त काल के राजाओं के बारे में हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों इस यानी कि चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य जो मौर्य वंश के जो शासक हुए, तीन महान शासक हुए, जिसमें पहला शासक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा शासक हुआ दोस्तों आपका बिंदुसार जिसको हम सिंहसेन भी कहते हैं, एंड देन तीसरा शासक सम्राट अशोक होता है दोस्तों। तो ये तीन शासक है, इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगर दोस्तों आपको और भी डीप जाकर इसको स्टडी करना है तो अपना टीके स्टडी क्लासेस चैनल है, इसके अंदर मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो इसमें मौर्य वंश के बारे में और गुप्त वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है। तो दोस्तों वहां पर विजिट करके आप उसको आसान तरीके से पढ़ सकते हो, ठीक है। देखिएगा आगे बात करते हैं। जो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना है, आपको पता है मौर्य साम्राज्य की स्थापना है। इस मौर्य साम्राज्य की स्थापना आचार्य चाणक्य या इसको विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। इस आज चाणक्य विष्णुगुप्त के योगदान से योगदान महत्वपूर्ण था। यानी कि जो मौर्य वंश की स्थापना के अंदर दोस्तों चाणक्य या हम विष्णुगुप्त की बात अगर करें तो इसका महत्वपूर्ण योगदान था दोस्तों। दोस्तों इसका एक बड़ी कहानी है और इसकी कहानी के पीछे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जब मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब घनानंद के दरबार में रहता है तो भरे दरबार में घनानंद जो नंदवंश का शासक है, इसने इस घनानंद को भरे दरबार में इसकी जो क्या कर देते हैं इसकी
तो दोस्तों ये जो घनानंद है, घनानंद जो चाणक्य है दोस्तों, इसके भरे दरबार के अंदर इंसल्ट कर देते हैं। तब ये क्या करते हैं, जो आपका जो चाणक्य है, चाणक्य कहता है कि मैं। तो दोस्तों जो घनानंद है, ये घनानंद भरे दरबार में चाणक्य की जो इंसल्ट कर देते हैं, तब चाणक्य भरे दरबार से उठकर चले जाते हैं और एक शपथ लेते हैं कि घना जो नंद वंश है उसको संपूर्ण यानी कि मूल तो उसको नष्ट कर दिया जाएगा। तब जाके दोस्तों आपको पता है कि जो विंध्याचल की पहाड़ियों के आसपास जब चाणक्य चला जाता है, और चाणक्य जब जाता है तो एक कुछ बच्चे थे, वो कुछ गेम यानी कि जो खेल खेल रहे होते हैं, यानी कि राजकिलम नामक एक खेल खेल रहे होते हैं। उसमें एक लड़का होता है जो राजा का रोल अदा करता है, और उसमें जब सेनापति उसे एक लड़के को पकड़ के लेके आते हैं तो राजा से बोलते हैं कि राजन, ये चोरी कर रहा था और हमने इसको गिरफ्तार कर लिया, तो इसको अब क्या सजा दी जाए। तो दोस्तों जो बच्चा जो राजा बना हुआ था, वो उसको बिल्कुल तत्काल उसको जवाब देता है कि इसको बिल्कुल मृत्युदंड दे दिया जाए। तब जाके जब इस बात को जो चाणक्य है ये सुन रहा होता है, तब क्या करता है, उस बच्चे को अपने उसके मामा से उसको खरीदता है, कारसारपण नामक मुद्रा देकर। फिर उसको तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षा दीक्षा दिलाता है, और फिर तब जाके ये जो चाणक्य है, यानी कि जो एक लड़का था, उसको हम चंद्रगुप्त मौर्य हम कह सकते हैं, वो फिर मौर्य वंश का संस्थापक बनता है। तो इसको हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये था इनके चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में आचार्य चाणक्य और विष्णुगुप्त का योगदान रहता है। मौर्य साम्राज्य से पूर्व भारत पर दोस्तों जो मगध पर है, वो नंदवंश का शासन होता है, और उस वक्त शासक कौन होता है, घनानंद होता है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, नंदवंश का शासक घनानंद होता है दोस्तों, ठीक है। तो नंद वंश का जो शासक होता है दोस्तों घनानंद, तो घनानंद की हत्या करके दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं, देखिएगा आचार्य जो चाणक्य है, इस चाणक्य की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा आचार्य जो चाणक्य थे उसकी हम बात करें, तो देखिए दोस्तों आचार्य चाणक्य है, इसको हम विष्णुगुप्त कहते हैं, जिसको अनु भी कहते हैं, ठीक है। कई इसके नाम अजय भी इसको इसका नाम है दोस्तों, कई नाम इसके। तो आचार्य जो चाणक्य है, ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी यानी कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के शिक्षक थे दोस्तों। यानी तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी दोस्तों, उसके अंदर ये बिल्कुल टीचर के रूप में ये काम करते थे। उस समय मगध पर घनानंद नामक राजा का शासन था। जब ये यूनिवर्सिटी यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर जब ये टीचर रहते हैं, तब जो मगध था दोस्तों, मगध पर जो घनानंद है उसका शासन था दोस्तों। आचार्य चाणक्य अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के विद्वान थे दोस्तों। यानी कि जो आचार्य थे, जो चाणक्य थे दोस्तों, ये अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक और जो पॉलिटी है इसके बड़े विद्वान थे। तभी तो दोस्तों इसको उन्होंने एक किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र लिखी थी दोस्तों। और अर्थशास्त्र दोस्तों ये संस्कृत भाषा में लिखी थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये अर्थशास्त्र है, संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है, और इसके अंदर हमें किस बात की जानकारी मिलती है, इसे हम यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर एक अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, चाणक्य के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी, अर्थशास्त्र। देखिए दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र मौर्यकालीन साम्राज्य की राज्य व्यवस्था और शासन प्रणाली की हमें जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन साम्राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में, और उसकी जो शासन प्रणाली है, उस शासन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो चाणक्य के बारे में याद रखिएगा दोस्तों। पहली बात तो आपको याद रखना है कि चाणक्य है वो कौन से विश्वविद्यालय में शिक्षक थे, तो आपको बताना है तक्षशिला यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही वो शिक्षक थे। और दोस्तों जब ये शिक्षक यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक, तब मगध पर शासक किस राजवंश का शासन था, तो दोस्तों घनानंद नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था दोस्तों। दोस्तों जो आचार्य चाणक्य है, ये विश्व तक्षशिला यूनिवर्सिटी के अंदर अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों विषय पढ़ाते थे। यानी कि ये अर्थशास्त्र के और राजनीति विज्ञान के बड़े विद्वान थे। इन्होंने एक किताब लिखी दोस्तों, अर्थशास्त्र जो किताब लिखी थी, वो संस्कृत भाषा में लिखी थी दोस्तों। और इस किताब के अंदर हमें मौर्यकालीन साम्राज्य की राज व्यवस्था के बारे में और उसकी शासन प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य है, इस चंद्रगुप्त मौर्य की चर्चा अगर हम करें,
तो सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य ने 322 बीसी यानी कि ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक घनानंद को परास्त कर दोस्तों मगध पर शासन करते हैं दोस्तों। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य 322 बीसी के अंदर दोस्तों नंद वंश के जो शासक थे घनानंद, उस घनानंद को परास्त कर देते हैं और मगध का शासक बन जाते हैं दोस्तों। और किसके सहयोग से? यानी कि चाणक्य के सहयोग से दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी जो था दोस्तों सेल्यूकस है, इस सेल्यूकस को दोस्तों आपको पता है दोस्तों, इस सेल्यूकस को बुरी तरह से पराजित करता है। और पराजित करने के बाद दोस्तों उसने कंधार, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान नामक के जो राज्य थे दोस्तों उस पर वो अधिकार कर लेता है, यानी कि उसको दहेज में दिया जाता है। और दोस्तों जो सेल्यूकस की एक पुत्र थी हेलेना, इस हेलेना का विवाह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया जाता है। तब ये चार जो प्रांत हैं दोस्तों, ये चार प्रांत दहेज में दिए जाते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार प्रांत कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, चार प्रांत दोस्तों, एक तो कंधार है, एक काबुल है, एक है हेरात है और एक बलूचिस्तान है दोस्तों। तो ये चार प्रांत दिए जाते हैं। और साथ ही सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य के से किया जाता है दोस्तों। दोस्तों ये जो ये एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह था दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय विवाह, भारत का अंतर्राष्ट्रीय विवाह दोस्तों ये था। यानी कि सेल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ विवाह कर दिया जाता है। और राजस्थान का विवाह अंतर्राष्ट्रीय विवाह था दोस्तों। राजस्थान के अंदर दोस्तों आपको पता है जो अजयराज है, अजयराज के द्वारा विवाह किया जाता है। और जो ये इसका विवाह था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हेलेना के साथ विवाह है। ठीक है, देखिए बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, जो सेल्यूकस है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था, जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहे। यानी कि जो सेल्यूकस था, उस सेल्यूकस है, सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को, यानी कि अपना राजदूत सेल्यूकस ने, एक मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजता है और कई वर्षों तक मगध में रहता है दोस्तों। और इस मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहकर दोस्तों एक किताब लिखी थी, उसका नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका नामक किताब लिखी थी, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, सेल्यूकस के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई थी? इंडिका नामक किताब लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, देखिएगा, इसी को हम बात करते हैं। मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य कालीन शासन व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में इंडिका हमें अपना वास्तविक रूप में नहीं मिल रही है। इंडिका नामक जो पुस्तक है दोस्तों आज वर्तमान में नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय अपने पुत्र बिंदुसार को राज्य सौंप दिया और जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं। और आपको पता है दोस्तों, भद्र बहु यानी जैन मुनि भद्र बहु के साथ श्रवणबेल गोला में चले जाते हैं। और वहां पर एक जो ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियां दोस्तों कर्नाटक में, वहां ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में जाकर दोस्तों सल्लेखना विधि से क्या, यानी कि सल्लेखना सल्लेखना विधि से अपना प्राणों को त्याग देते हैं दोस्तों। क्यों त्यागते हैं दोस्तों? क्योंकि जब ये चंद्रगुप्त मौर्य का शासन होता है तो मगध में 12 साल तक लोग दोस्तों लगातार अकाल पड़ता है। और अकाल की समस्या का समाधान नहीं कर पाने के कारण दोस्तों ये अपने पुत्र सिंहसेन यानी कि बिंदुसार को उत्तराधिकारी घोषित करके कहाँ श्रवणबेलगोला में अपने प्राणों को त्याग देते हैं दोस्तों। और जैन धर्म ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। अब देखिए बिंदुसार की हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बिंदुसार है, बिंदुसार का उपनाम अमित्र घात, यानी कि अमित्र घात का अर्थ होता क्या है दोस्तों? यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, करने वाला, इसका ये अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है, तो शत्रु का नाश करने वाला कहा गया बिंदुसार को, जिसका उपनाम था अमित्र घात। अमित्र चेष्ट भी कह सकते हैं, अमित्र घात भी कह सकते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य बिंदुसार के दरबार में भी प्रधानमंत्री रहे। यानी कि आचार्य जो चाणक्य थे कुछ समय के लिए बिंदुसार के दरबार में भी रहे हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा, यानी कि अब अगर आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त जो चाणक्य है मौर्य शासकों किन शासकों के समकालीन रहे हैं, तो दोस्तों आपको बताना चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों के शासन काल में रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के दरबार में रहे हैं कौन? चाणक्य। ठीक है, लेकिन बिंदुसार के दरबार में कम समय के लिए रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। बात करते हैं आगे। बिंदुसार ने
272 बीसी तक विशाल साम्राज्य पर शासन किया और उस अपने जो पुत्र है बिंदुसार का जो पुत्र है जो अशोक है, अशोक फिर बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों। तो इतना ही याद रखिएगा आप इस बिंदुसार के बारे में, ठीक है। अब अशोक महान के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, सम्राट अशोक है। सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा है दोस्तों। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक अपने पिता के शासन काल में प्रांतीय उप संख्या प्रशासक था दोस्तों। यानी कि जो चंद्रगुप्त जो आपका जो सम्राट अशोक है, ये सम्राट अशोक है जो अपने पिता के शासन काल में दोस्तों प्रांतीय उप संख्या यानी कि प्रशासक था, ठीक है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के संबंध में सर्वाधिक अभिलेखीय प्रमाण सम्राट अशोक के काल में ही मिलते हैं दोस्तों। अगर हम मौर्य काल के बारे में देखें तो जो अभिलेख जो प्रमाण प्रमाण मिलते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य के, तो दोस्तों सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं दोस्तों, अभिलेखों के माध्यम से ही अशोक के शासन काल के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। उसने देखिएगा, सम्राट अशोक ने के अभिलेखों में उसका नाम दोस्तों देवानाम प्रिय की उपाधि, देवानाम प्रिय यानी राजा और अशोक लिखा गया है। यानी कि दोस्तों आपको पता है मास्की का अभिलेख है, गुर्जरा अभिलेख है, और जो इन अभिलेखों के माध्यम से सम्राट अशोक का नाम अशोक लिखा गया था दोस्तों। तो यहाँ से हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। देखिए, अब अशोक है 669 बीसी में मौर्य सम्राट बनता है दोस्तों। दोस्तों जो सम्राट अशोक है, सम्राट अशोक 261 बीसी के अंदर दोस्तों आपको पता है कलिंग का युद्ध लड़ते हैं। तो उसके बारे में देखते हैं। कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक ने कभी युद्ध न करने का फैसला किया था और फिर एक नारा जियो और जीने दो का नारा देते हैं दोस्तों, ठीक है। सम्राट अशोक प्रथम शासक था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा को संदेश से पहुंचाने का प्रयास किया। देखिएगा दोस्तों, जो अभिलेख शिलालेख है उसने उस पर कुछ लेख लिखवा कर दोस्तों राजमार्ग है और वहां पर उन्होंने लगवा दिया, जिससे लोग उसको पढ़कर अपने जीवन जीवन के अंदर इन बातों को उतारे। इसीलिए उनका जो प्रजा को संदेश पहुंचाने का काम अभिलेखों के माध्यम से वो उन्होंने किया है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अशोक के बारे में और देखते हैं। अशोक की के अधिकांश जो अभिलेख है जो प्राकृत भाषा में है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अशोक की जो अधिकांश जो अभिलेख है वो प्राकृत भाषा, यानी कि भाषा तो कौन सी है दोस्तों, देखिएगा भाषा तो हम कह सकते हैं प्राकृत, ठीक है। और जो लिपि है दोस्तों, लिपि दोस्तों अशोक की जो अभिलेख है वो कई लिपि, देखिएगा अरे माइक लिपि है, ठीक है, अरे माइक लिपि, एक है ब्राह्मी लिपि, एक दोस्तों आपको पता है खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। ये तीन लिपियों में दोस्तों अशोक के अभिलेख मिले हैं। लेकिन लैंग्वेज तो दोस्तों प्राकृत भाषा थी, ठीक है, लेकिन जो लिपियां थी दोस्तों, एक अरेमाइक लिपि और एक तो अरेमाइक लिपि, एक ब्राह्मी लिपि और एक खरोष्टी लिपि दोस्तों। जो तीन ये लिपि है उसको याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं। अगर जो भारत के अंदर जो अधिकांश जो अभिलेख हैं भारत के अंदर, वो तो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। और दोस्तों जो भारत के बाहर पाकिस्तान में है वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। और जो अफगानिस्तान की जो अभिलेख है दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर जो अभिलेख मिले हैं वो अरेमाइक लिपि के अंदर मिले हैं दोस्तों। तो इसको याद आप रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इनके बारे में मैंने जो जैसे गुर्जरा है, कालपी है, धौली, जोगड़, एर्रागुडी है, ये अभिलेख वगैरह जहाँ से मिले हैं उनके बारे में मैंने आपको दोस्तों एशियन हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखा है। तो वहां पर आप जाके इसे आप सम्राट अशोक के बारे में आप पढ़ सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको कहा यानी कि भाषा तो कौन सी थी दोस्तों, प्राकृत भाषा, और अधिकांश जो लिपि थी दोस्तों लिखी गई थी वो ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो देखिएगा, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और उत्तर पश्चिम की कुल अभिलेखीय यूनानी भाषा में है। और अधिकांश अभिलेख दोस्तों जो आपका ब्राह्मी लिपि में, देखिए उत्तर पश्चिम जो जितने भी अभिलेख मिले हैं अफगानिस्तान के अंदर वो यूनानी यानी कि अरेमाइक लिपि के अंदर है दोस्तों। और भारत के अंदर ब्राह्मी लिपि, और पाकिस्तान के अंदर जो अभिलेख मिले हैं दोस्तों वो आपके किस में है, वो आपके जो खरोष्टी लिपि के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है। अब देखिए सम्राट अशोक की धार्मिक नीति के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा धार्मिक नीति क्या है दोस्तों अशोक की, देखिएगा
सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों, परंतु उसने सभी धर्मों के प्रति उदार नीति रखी दोस्तों। यानी कि सम्राट जो अशोक है, अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था दोस्तों। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, देखिएगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका जो धर्म था जैन धर्म ग्रहण करते हैं। फिर बिंदुसार है दोस्तों, बिंदुसार, बिंदुसार आजीवक धर्म। देखिएगा, आजीवक धर्म, आजीवक धर्म का मतलब क्या है, उनका कोई धर्म नहीं, सभी धर्मों को समान समझते थे, आजीवक धर्म का था। लेकिन अशोक है दोस्तों, अशोक ने आगे जाकर बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेते हैं। यानी कि मौर्य साम्राज्य के अंदर दोस्तों तीन धर्मों को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को महत्व देते हैं। बिंदुसार दोस्तों किसी भी धर्म को महत्व, एक पर्सनल धर्म नहीं था उनका दोस्तों, वो आजीविक धर्म के अनुयायी, यानी कि वो किसी धर्म को विशेष सभी धर्मों को विशेष दर्जा उन्होंने दिया, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं था दोस्तों। अशोक है, अशोक, अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था दोस्तों। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये तीन बातें आप याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा, सम्राट अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी था, परंतु उसने सभी धर्मों के प्रति उदार नीति रखी दोस्तों, ठीक है। उसने अब अच्छे आचरण पर बल दिया और पशु वध के दंडनीय घोषित कर दिया। यानी कि अच्छे आचरण पर बहुत ज्यादा बल देते हैं, और जो पशु बलि है उस पर वो दंडनीय अपराध घोषित कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रजा के प्रजा को शिक्षित करने के लिए तो अशोक ने धम्म महामात्य नामक जो अधिकारी थे उनकी नियुक्ति करते हैं दोस्तों। यानी कि जो प्रजा है, प्रजा को बिल्कुल शिक्षित करने के लिए दोस्तों, उसने जो अभिलेख के अंदर जो पांचवा शिलालेख है, पांचवें शिलालेख में ये बताया गया है कि धम्म महामात्रों की नियुक्ति करना है, जिसे जो जनता है उसको क्या शिक्षित कर सके। सम्राट अशोक द्वारा प्रचारित इस नीतिगत शिक्षा के शिक्षा को सम्राट अशोक का धम्म कहा जाता है, जिसमें जनता को अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसको हम धम्म कहते हैं। अगर हम धम्म के बारे में बात करें, इसका शाब्दिक अर्थ देखें, तो दोस्तों क्या होता है धम्म, देखिएगा, धम्म क्या होता है, यानी कि वह पड़ोसियों से न लड़े, ठीक है, सबसे अच्छा व्यवहार करे, सबसे अच्छा व्यवहार करे, दूसरे धर्म के लोगों से ऐसे टकराव न करे, तो इसी को हम धर्म कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, अशोक ने बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए अशोक पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति यानी कि सभा का आयोजन करते हैं दोस्तों। अशोक यानी कि पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध जो संगीति है उसका आयोजन करते हैं दोस्तों। अशोक ने विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बौद्ध प्रचार भेजा दोस्तों, अपने पुत्र और अपने पुत्रियों को भेजते हैं दोस्तों। देखिएगा, सोन और उत्तरा के अंदर स्वर्ण भूमि पेंगू और महेंद्र, और जो उसकी पुत्र थी संघमित्रा को श्रीलंका के अंदर दोस्तों बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजते हैं। और दोस्तों एक महारक्षित था, उसको यवन भेजता है, और रक्षित को वनवासी यानी कि उत्तरी कनाडा के अंदर भेजता है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है जो गुप्त काली सॉरी मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल की शासन व्यवस्था के बारे में, तीनों जो सम्राट है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में हमने चर्चा कर ली है दोस्तों। हम कल बात करेंगे इसी चैप्टर का अगला टॉपिक गुप्त काल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा, और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार से सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज कुमार शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम बात करेंगे क्लास 6 की जो एसएसटी की जो बुक है उसका हम 20वां चैप्टर कवर कर रहे थे, और जो 20वां चैप्टर है दोस्तों मौर्य और गुप्तकालीन भारत के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काल, क्योंकि इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें मौर्य वंश के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में दोस्तों एक तो शुंग वंश ने शासन किया, सातवाहन वंश ने शासन किया, कुषाण वंश आदि वंशों ने शासन किया है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों गुप्त राजवंश ने शासन किया था। तो याद रखिएगा, शुंग वंश, सातवाहन वंश और कुषाण वंश के पश्चात मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद गुप्त काल गुप्त वंश का उदय होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कुषाण शासकों में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध शासक था दोस्तों वो कनिष्क था दोस्तों, ठीक है। 4वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश में भारत की सत्ता संभाली दोस्तों, ठीक है।
चौथी शताब्दी के आते-आते दोस्तों फिर गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभालते हैं और लगभग 200 वर्षों तक वो शासन करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। गुप्त वंश का प्रथम जो प्रतापी शासक था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम था दोस्तों, जिसका जो टाइम पीरियड था वो 319 से लेकर 320 में दोस्तों उसने एक जो 319 या 20 के अंदर वो शासक बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम जो गुप्त शासक की जो प्रमुख जो शासक हैं उनके बारे में। देखिए सबसे पहले देखते हैं जो समुद्रगुप्त के बारे में। देखिएगा समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका सुयोग्य जो पुत्र था समुद्रगुप्त मगध का शासक बना दोस्तों। ठीक है, और समुद्रगुप्त की माता का नाम दोस्तों कुमार देवी थी। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भारत के इस विशाल भूभाग को जीतकर अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं और उसकी स्मृति में दोस्तों अश्व के चित्र या अंकित सोने के सिक्के भी जारी करते हैं दोस्तों। जैसे ही शासक बनते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के पश्चात दोस्तों समुद्रगुप्त शासक बनते हैं और उन्होंने शासक बनने के बाद में दोस्तों उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं दोस्तों, और अश्वमेध यज्ञ करवाने के साथ साथ दोस्तों उन्होंने सोने के सिक्के भी वो जारी करवाते हैं। देखिए दोस्तों एक प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता दोस्तों हरिसेन है। हरिसेन ये जो समुद्रगुप्त के मंत्री और लेखक भी हैं दोस्तों। और प्रयाग प्रशस्ति के अंदर दोस्तों समुद्रगुप्त के शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति क्या होती है, किसी राजा या किसी महाराजा या किसी सुयोग्य व्यक्ति के बारे में प्रशंसा में जो लेख लिखा जाता है, कुछ लिखा जाता है उसको हम प्रशस्ति कहते हैं। तो प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों समुद्रगुप्त के बारे में लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा। ठीक है, देखिए प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। और समुद्रगुप्त स्वयं एक महान संगीतज्ञ था जिसने वीणा वादन का शौक था दोस्तों। दोस्तों सिक्कों पर दोस्तों जो समुद्रगुप्त है समुद्रगुप्त सिक्कों पर वीणा बजाते हुए बताया गया है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा समुद्रगुप्त है समुद्रगुप्त जो स्वयं संगीत का शौकीन था दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की बात अगर करें, चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य भी हम कह सकते हैं, उसके बारे में देखें तो दोस्तों उसने शक और कुषाण शासकों को परास्त किया, इसीलिए उसने शकारी की उपाधि धारण की दोस्तों, आपको पता है। इसके दरबार में 9 विद्वान एक मंडली थी जिसमें नवरत्न हम कह सकते हैं, जिसमें आपको पता है एक महाकवि कालिदास थे, अमर सिंह थे, घटकर्पण थे, धन्वंतरी, शंकु, वराहमिहिर, क्षपणक, बेताल भट्ट और वरुचि दोस्तों। ऐसे कुल मिलाकर दोस्तों 9 उसके दरबार में नवरत्न थे, 9 विद्वान थे दोस्तों जो अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाले रखते थे। ठीक है, चीनी यात्री आपको पता है दोस्तों फाइयान है, फाइयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, और उसने एक किताब लिखी फाक्यों की नामक एक किताब लिखी जिसने यहाँ पर जो चंद्रगुप्त द्वितीय की जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में उसने लिखा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा चीनी यात्री किसके शासन काल में आया था, फाइयान वो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया था दोस्तों। गुप्त वंश का शासन काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं दोस्तों। जो गुप्त वंश का जो शासन काल था, ये जो गुप्त वंश का शासन 200 वर्ष का शासन काल था, उसको गोल्डन एज के नाम से जाना जाता है। क्यों दोस्तों गोल्डन एज कहा गया है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक तो आपको स्थापत्य कला के बारे में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, साहित्य के बारे में बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। हम यूं कह सकते हैं जो पुराण वगैरह है, महाभारत वगैरह इन्हीं के शासन काल में पूर्ण होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर निर्माण की कला और जो आपकी भवन निर्माण की कला वगैरह है, ये सारी की सारी दोस्तों यहाँ से उत्पन्न हुई है। हम कह सकते हैं कि सभी जो क्षेत्र थे दोस्तों कला संस्कृति के बारे में, ये सभी के शासन इसी शासन काल में बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए थे, इसीलिए इसको भारतीय इतिहास का इसको गोल्डन एज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं आगे। तो गुप्त वंश का शासन काल भारतीय इतिहास का क्या कहलाता है, स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों आगे बात अगर हम करें तो एक मिनट। तो दोस्तों आज हमने बात कर लिया है गुप्त वंश के बारे में। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे इसका अगला जो चैप्टर है उसको हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।